Welcome students in this new lecture of immunology. So far we have studied about cell mediated immunity and humoral immunity. Today we will discuss about some important points related to the chapter. कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो ये जितने भी मिसलेनियस पॉइंट्स हैं हम इस चैप्टर में आज के लेक्चर में उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबॉडी आइसोटाइप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कुछ एंटीबॉडी आइसोटाइप्स होते हैं या कुछ एंटीबॉडी क्लासेस होती है जिन्हें हम IgD, IgM, IgG, IgA और IgE के नाम से जानते हैं। हम इन एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स या गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। हर एंटीबॉडी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और जहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, तो हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IgD एंटीबॉडीज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ B cells and therefore IgD antibody serve as B cell antigen receptor, करेक्ट। और जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो वो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर जो बी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं यानी कि जो IgD एंटीबॉडीज़ हैं उन्हीं के साथ जाके वो बाइंड होते हैं। तो ये पॉइंट हम यहाँ लिख लें, व्हेन अ न्यू एंटीजन bind with when a new antigen not bind when a new antigen enter into the body it first bind with the B cell receptors present on the surface of बी लिम्फोसाइट्स। और यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लें आप कि जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वही IgD एंटीबॉडी होते हैं। उन्हें एंटीबॉडी नहीं कहते हैं हम, क्योंकि वो सिक्रीट नहीं किए जाते हैं, वो रिलीज़ नहीं किए जाते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो IgD से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉडी में जब एंटीजन एंटर होता है तो वो सबसे पहले किसके साथ बाइंड होगा। तो या तो क्लियरली आप बोल दें कि वो बी सेल रिसेप्टर से बाइंड होता है, और ऑप्शन में अगर बी सेल रिसेप्टर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो IgD के साथ बाइंड होता है। देन लेट्स टॉक अबाउट IgM एंटीबॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं तो मेमोरी सेल्स जो सबसे पहले एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे वो IgM एंटीबॉडी ही होंगे। इसलिए IgM के लिए कहा जाता है दैट दे आर फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। ये जो IgM एंटीबॉडीज़ होते हैं बच्चों, ये इस तरह से मैं आपको बताऊं कि सिंगल अकेले नहीं रहते हैं बल्कि एक पेंटामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 5 IgM एंटीबॉडीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ ये एक चेन है हमारे पास जिसे हम J चेन कहते हैं, J फॉर जॉइनिंग, और ये हमारे पास 5 यहाँ पर IgM एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये IgM हो गए। तो इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि IgM एग्जिस्ट इन ए पेंटामरिक फॉर्म। 5 IgM आपस में जुड़ के वो एक पेंटामर बनाते हैं। IgM एग्जिस्ट इन ए पेंटामरिक फॉर्म। दूसरा IgM से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये रहेगा कि IgM एंटीबॉडी जब एंटीजन से बाइंड होते हैं तो दे एक्टिवेट, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको याद आया होगा कि IgM एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। देन वी हैव थर्ड आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड दैट इज़ IgG। जब लिम्फोसाइट IgM बनाना बंद करेंगे तो बाद में दे स्विच ऑन टू द IgG एंटीबॉडी, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो IgG ही बनते हैं। इसलिए IgG आर कंसिडर्ड एज मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज़। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो IgM एंटीबॉडी। एक एक पॉइंट बच्चों ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप, याद रखने हैं ये सारे पॉइंट। मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है, और सिर्फ IgG एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीटस, यानी कि अगर कोई फीमेल है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, उसकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया तो उसने पहले तो IgM बनाएगी और वो IgG एंटीबॉडीज़ भी बनाएंगी। ये IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की बॉडी में पहुंचेंगे। और मान लीजिए एंटीजन फीटस की बॉडी में एंटर करता है, आई रिपीट,
एंटीजन भी, जो पैथोजन है, जो हमारा माइक्रोब है, वो भी अगर फीटस की बॉडी में एंटर करता है तो क्योंकि अभी फीटस का अपना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता है, तो मदर के जो आईजीजी एंटीबॉडी हैं वही आईजीजी एंटीबॉडी फीटस को भी प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द सेम पैथोजन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू आईजीजी एंटीबॉडीज। These are the only antibodies which can cross the placenta। ओके, समझ में आया आपको? तो आप ये कह सकते हैं कि मैटरनल आईजीजी, मैटरनल मतलब मदर की बॉडी में जो बने हैं, मैटरनल आईजीजी ऑल्सो प्रोटेक्ट the fetus from the antigen, सेम एंटीजन जो मदर की बॉडी में आया उसी एंटीजन से वो उसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा, आईजीजी की एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा मैं। याद कीजिए कि जब आईजीजी किसी एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं तो फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से आईजीएम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उसी तरह से आईजीजी जो होंगे वो फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करते हैं। तो आईजीजी एक्टिवेट या यूं कहें अट्रैक्ट फेगोसाइटिक सेल्स आफ्टर बाइंडिंग with antigen. Then let's talk about the fourth class of antibodies, that is IgA antibodies. बच्चों, जो IgA एंटीबॉडी होते हैं उन्हें हम सिक्रेटरी एंटीबॉडीज कहते हैं। Why secretory antibodies? These antibodies can cross the epithelial surfaces of the body, can cross the epithelial surfaces ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उनको क्रॉस करके ये बाहर जा सकते हैं, एंड देयरफॉर दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशन। तो यहाँ ऐड करते हैं हम देयरफॉर IgA आर प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशंस लाइक दे आर प्रेजेंट इन टीयर्स, आंसुओं में होंगे, सलाइवा में भी होंगे, मिल्क में भी होंगे, स्वेट में भी IgA एंटीबॉडी होते हैं, हमारे पसीने में भी कुछ क्वांटिटी में, और जितने भी हमारी जो म्यूकस होता है उसमें भी IgA एंटीबॉडी होते हैं। म्यूकस लेयर जो होती है उसमें भी होंगे म्यूकस लेयर इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT और इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस वहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो वहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, IgA एंटीबॉडी उसे बॉडी में एंटर होने से रोक देंगे। और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका रहेगा मिल्क वाला पार्ट, याद रखना है आपको। पहले मैं शायद बता चुका हूँ और नहीं बताया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क ऑफ मदर, शुरू के जो 2-3 दिन का मिल्क होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, एंड इट इज़ रिच इन IgA एंटीबॉडीज़। उसमें खूब सारा IgA एंटीबॉडी होता है और वो फीटस को प्रोटेक्ट करता है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब तक फीटस माँ के यूट्रस में है तब तक उसे IgG एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेंगे, और जब वो जन्म ले लेता है और जो न्यूबॉर्न है तो उसको जब मदर्स मिल्क हम प्रोवाइड कराएंगे तो उस मदर्स मिल्क में IgA एंटीबॉडी होंगे, वो उसे जन्म के बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो मदर जो है 2 बार एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराती है, अपने न्यूबॉर्न को भी कराती है और फीटस को भी कराती है, पर दोनों बार जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। नाउ लास्ट वी टॉक अबाउट, एक चीज़ और IgA के बारे में बता देता हूँ कि दे एग्जिस्ट एज ए डाइमर। तो जिस तरह से IgM जो होते हैं वो पेंटामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास IgA एंटीबॉडी का एक डाइमर है। तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए डाइमर। 2 एंटीबॉडी ऐसे हैं जो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, IgM और IgA। बाकी जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सिंगल ही रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट IgE एंटीबॉडी। ये हमारे पास 5th नंबर के हो जाएंगे IgE एंटीबॉडीज़। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये रेयरेस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये बनने भी नहीं चाहिए, और अगर IgE एंटीबॉडी बन गए
तो आप समझ लीजिए कि जिस एंटीजन के खिलाफ IgE एंटीबॉडी बने हैं उसके अगेंस्ट में वो एंटीजन जो है आपकी बॉडी में अब एलर्जन का काम करेगा एंड यू विल डेवलप ए एलर्जिक रिएक्शन। तो मैं एलर्जी आगे आपको पढ़ाऊंगा, उस समय IgE एंटीबॉडी से किस तरह से एलर्जी होती है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी आप याद रखें कि एक तो ये रेयरेस्ट एंटीबॉडी होते हैं, नॉर्मली नहीं बनाती बॉडी। जो बॉडी बनाएगी सबसे ज़्यादा IgG बनाती है, IgM बनाएगी, IgA बनाएगी, बट द IgE आर रेयरेस्ट एंटीबॉडी एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर IgE antibody are responsible for allergic reaction। ओके बच्चों, तो ये यहाँ जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनमें से एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको हर एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी बताई है। IgD सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करता है, IgM फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी है। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी पर्सन को टाइफॉइड हो गया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है, पर उसको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि इसे टाइफॉइड है। तो टाइफॉइड की जांच करने के, देखो किसी भी बीमारी को जांच करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप बॉडी में उस बैक्टीरिया वायरस की प्रेजेंस को चेक करो, या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी प्रेजेंस को चेक करो। तो टाइफॉइड के केस में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक नहीं करते, हम ये चेक करते हैं कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑलरेडी इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो ये हो जाता है कि डॉक्टर ये जानना चाहता है कि इसको ये इन्फेक्शन अभी रिसेंट है या ये इसको 5-6 महीने से बैक्टीरिया इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये कैसे पता लगाएगा? तो जब आप एंटीबॉडी को चेक करते हैं और उस पेशेंट की बॉडी में IgM एंटीबॉडी मिल रहे हैं, इसका मतलब उसका जो इन्फेक्शन है वो रिसेंट इन्फेक्शन है। और अगर उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबॉडीज मिल रहे हैं वो IgG टाइप के हैं, इसका मतलब उसे ये इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा पुराना इन्फेक्शन है। तो ये आप समझ लीजिए कि IgM एंटीबॉडीज आर फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी, और इससे हमको पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन रिसेंट है या पुराना है। IgM exists in the form of a pentamer. Then IgG एंटीबॉडीज ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी होते हैं, और यही वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं? IgG करते हैं। और कौन सा एंटीबॉडी बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, यानी कि सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, मिल्क, इनमें जो बॉडी के सिक्रीशंस हैं उनमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो IgA होगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो एलर्जी के लिए IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी आइसोटाइप्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, और एक नया टॉपिक लेते हैं इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है। उसके लिए हमें एक पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आप इस ग्राफ को देखिए और इसको ध्यान से आप समझें कि यहाँ नीचे हम ले रहे हैं टाइम को, तो इस तरफ तो ये हमारे पास टाइम है इन डेज, और इस तरफ हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। तो आप इसको समझें ध्यान से। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और हमने क्या किया कि इसी पर्टिकुलर डे, जहाँ ये मैंने एरो बनाया है, आप देखिए कि इस जगह हमने उसकी बॉडी में कोई एंटीजन इंजेक्ट किया है, या ये भी पॉसिबल है कि हमने इंजेक्ट नहीं किया, नेचुरली कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्सपोजर विद द एंटीजन। तो जो भी एंटीजन है वो इस दिन, और इसको हम डे 0 मान लेते हैं कि इस दिन कोई बैक्टीरिया या वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया। अब ये एंटर दो तरीके से कर सकता है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। या तो वो नेचुरली इन्फेक्शन हो गया है उसको, या जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तब हम डेलिबरेटली भी किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपना टीका लगाने जाते हो, वैक्सीनेशन करने जाते हो, तो डॉक्टर क्या करेगा कि किसी वीक बैक्टीरिया को या मरे हुए बैक्टीरिया को, जो कि डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है, इसी फर्स्ट एक्सपोजर को हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन भी कहेंगे। ओके, अब क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आपने प्राइमरी इम्यूनाइजेशन किया,
जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया आपको कि एंटीजन बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होगा, फिर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, फिर बी लिम्फोसाइट डिवाइड होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, दो तरह की सेल बनेगी, प्लाज्मा सेल्स बनेगी और मेमोरी सेल्स बनेगी। मेमोरी सेल्स को भी हम एक तरफ रख लेते हैं, जो प्लाज्मा सेल्स है वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी। तो ये देखिए, ये ब्लड में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है। तो ये जो ग्राफ हमारा पर्पल कलर का बना है, ये बेसिकली एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को बता रहा है। और यहाँ मैं डे 10 ले लेता हूँ और यहाँ मैं डे 17 ले लेता हूँ। तो डे 10 और 17 के बीच में उसको समथिंग डे 14 के आसपास ये पीक लेवल आएगा। और ये जो इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी ने जनरेट किया है बच्चों, इस इम्यून रेस्पॉन्स को हम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि पहली बार जब एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन से और उसके खिलाफ जो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, उसको हम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे। हाँ, अब इस प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के क्या क्या फीचर्स हैं बच्चों? तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें, तो पहला तो ये होगा बच्चों कि ये लो इंटेंसिटी का होगा। इसमें जो रेस्पॉन्स आया है वो बहुत पावरफुल नहीं आया है, लो इंटेंसिटी का होगा। और जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो उसका, वो लो मैग्नीट्यूड का है, ज़्यादा उसका हाइट नहीं है और ये ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा। यानी कि जो एंटीबॉडी का लेवल ये बढ़ा है वो वापस बहुत जल्दी कम भी हो जाएगा, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेगा। और जो पीक परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, 10 से 17 दिन के बीच में किसी भी दिन आ जाएगी। तो जो पीक आएगा वो बिटवीन 10 to 17 डेज आएगा और ऑन एन एवरेज अपन 14 डेज मान लेते हैं। और इस समय जो मेन एंटीबॉडी बनेंगे वो मेन एंटीबॉडी IgM टाइप के होंगे। फाइन, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। आपको समझ में आ गया कि व्हाट आर द फीचर्स? लो इंटेंसिटी, लो मैग्नीट्यूड, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा और पीक को आने में 10 से 17 दिन लगेगा। मतलब ये अप्रोक्स यूँ मान लेते हैं कि ये थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स है कि एंटीबॉडी का लेवल बढ़ते बढ़ते आपने 10-17 से लेकर 14 दिन तक समथिंग लगा लिए। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एंटीबॉडी लेवल वापस नीचे चला गया, उसके कुछ महीनों बाद एक दिन फिर से आप सेम एंटीजन के साथ इसको फिर से एक्सपोज करते हैं, उसी पर्सन को सेम एंटीजन से फिर से एक्सपोज किया, तो ये उसका सेकंड एक्सपोजर हुआ। सेकंड एक्सपोजर विथ द सेम एंटीजन। ये ध्यान रखना, आपको एंटीजन चेंज नहीं करोगे, वही एंटीजन रखना है। तो इसे हम सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन भी कहेंगे। अब आप इस बार देखिए कि क्या खासियत है, दोनों में कंपेयर करें। तो पहले जो 10 से 17 दिन लगे, इस बार इस एरो को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा पास में ले जाता हूँ। यहाँ किया है आपने, इस जगह आपने इसको सेकंड दिया है, तो इमीडिएटली 2 से 7 दिनों के अंदर ही, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, 2 to 7 डेज में ही आपका जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा। और इसको वापस 0 डे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आया समझ में आपको? नाउ दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को हम एनेमनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एनेमनेस्टिक रेस्पॉन्स। भूलना नहीं है, ये टर्म भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जामिनर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं पूछे और एनेमनेस्टिक रेस्पॉन्स पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनेमनेस्टिक रेस्पॉन्स। जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है उसी को हम एनेमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स भी कहेंगे। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? तो अब आप देखिए जो डिफरेंस है कि वो लो इंटेंसिटी का था, ये आपका हाईली इंटेंसिफाइड है। आप लेवल देखिए, हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स है ये। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन देखिए आप, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार हो रहा है। तो जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है हाईली इंटेंसिफाइड होगा, मैग्नीट्यूड इसका हाई होगा, हाई मैग्नीट्यूड होगा, और जो रेस्पॉन्स होगा वो थोड़ा जल्दी भी आएगा, हाई मैग्नीट्यूड। थर्ड जो है, एक तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब ये है कि इस बार ये जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है इस ग्राफ स्केल में नहीं है, बट इट मे लास्ट फॉर मंथ्स अप टू ईयर्स, कई महीनों से लेकर इवन सालों तक ये हमारा रेस्पॉन्स बना हुआ रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर मंथ्स टू ईयर्स तक जो है ये रेस्पॉन्स रह सकता है। और अगली बार वापस कोई बैक्टीरिया आएगा तो सेम बैक्टीरिया अगर आएगा तो ये रेस्पॉन्स हमारा ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। एंड दिस इज कंपेरेटिवली फास्ट, है ना। जो पीक आएगा वो 2 से 7 दिनों के अंदर ही आ जाएगा। पीक जो होगा
वो 2 to 7 डेज में आ जाएगा। और मेन जो एंटीबॉडी बनेंगे वो मेन एंटीबॉडी इस बार IgG टाइप के बनेंगे। तो आपको ये डिफरेंसेस जो हैं याद रखने पड़ेंगे। आप एक नोट बना लेना, एक टेबल बना लेना, उसमें लेफ्ट और राइट में एक तरफ प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स लिखना, दूसरी तरफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स या एनाम्नेस्टिक रेस्पॉन्स लिख लेना और ये टेबल बना लेना। व्हाट आर द कंपेरिजन्स। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का है, ये हाईली इंटेंसिफाइड है। ये लो मैग्नीट्यूड है, हाई मैग्नीट्यूड है। शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का रेस्पॉन्स है। महीनों तक एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और आपको फिर से एंटीबॉडी का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक चलेगा ये। दूसरा, इसमें पीक थोड़ी देर से आती है, ये स्लो है, 10 से 17 दिन बाद एंटीबॉडी बनेंगे। और इसमें जो पीक है वो जल्दी आ जाएगी, 2 से 7 दिनों में ही आ जाएगी। बच्चों, कैन यू टेल मी व्हाई द पीक इज अचीव्ड अर्लियर? रीज़न है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स। जो हमारे पास पहले से मेमोरी सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होने लगेंगे और जल्दी से वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ज़्यादा एंटीबॉडी बनाएंगे तो पीक हाई भी होगी और पीक जल्दी भी अचीव हो जाएगी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाँ, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। हम कई बार गलती कर जाते हैं कि वाई देयर इज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स तो हमको समझ में आ रहा है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किसकी वजह से है? तो जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो मेमोरी सेल्स की वजह से होता है। फाइन। अब एक बात और एंड में मैं बता देता हूँ कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमने ये जो ग्राफ बनाया है, इसमें ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये क्या बता रही है? ये पर्पल कलर की लाइन जो है बेसिकली ये इंटेंसिटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स को बता रही है। तो यहाँ ये एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को बता रही है ना। इंटेंसिटी को हमने किस तरह से मेजर कर रहे हैं? तो इंटेंसिटी को हम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन से मेजर कर रहे हैं। फाइन। तो अब जो बताना चाह रहा हूँ मैं दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना, इसमें हम एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन चेक करें। एंटीबॉडी किस में बनते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बनते हैं। सिमिलरली जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें भी इसी तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं। जो सेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑल्सो। अब मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर सुनाऊंगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमारे पास 2 माइस हैं, माइस ए और माइस बी, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। तो इसकी जो स्किन है, माइस ए की जो स्किन है उसका एक टुकड़ा, या माइस ए को हम डोनर मान रहे हैं और उसकी स्किन यानी कि एक तरह से ग्राफ्ट लिया है हमने इसका, और माइस बी को हमने उस पर इम्प्लांट किया है। तो कैसे क्या किया कि माइस बी की थाइस की जो स्किन थी, थाई से एक टुकड़ा स्किन का हटा दिया, कट लगाया और स्किन को वहाँ से सेपरेट करके अलग कर दिया, और उस जगह पर जो घाव बना, जो लीजन बना है, वहाँ पर हमने माइस ए की स्किन का एक टुकड़ा लगा दिया। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आप उस स्किन के टुकड़े को लगाओगे 2-3 दिन में वो जो वुंड है वो हील होने लगेगा और हमें लगेगा कि ये सक्सेसफुल हो रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। बट सडनली आप देखोगे कि आफ्टर 10 to 17 डेज जो ग्राफ्ट है, जो स्किन का टुकड़ा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन द सेंस जो वुंड हमको लग रहा था कि ये हील हो रहा है, 4, 5, 6, 7 दिन, 8, 9 दिन तक तो हील होता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वो एकदम से वहाँ उसकी जो सेल्स है वो मरने लगेगी, उनमें डेथ होने लगेगी, सेलुलर डेथ होने लगेगी, और वो जो स्किन का टुकड़ा है वो पूरा एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि सड़ जाएगा, उसको वो घाव वहाँ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डेस्ट्रॉयड। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो ग्राफ्ट है इट इज़ रिजेक्टेड विद इन 10 to 17 डेज। अब हमने क्या करा कि दोनों माइस को एक दूसरे से अलग कर लिया और दोनों के वुंड को हील होने दिया है ऑटोमेटिकली। स्किन का ग्राफ्ट तो रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, पर नई स्किन आ जाएगी आफ्टर सम टाइम, उसकी खुद की स्किन आएगी माइस बी की बॉडी पर। और फिर हमने 6 महीने या साल भर बाद फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। जो माइस ए है इसकी स्किन को फिर से इम्प्लांट करने गए, तो उसके लिए हमने माइस बी की बॉडी पे एक नया एरिया डेवलप किया, नया एरिया तैयार किया, वहाँ की स्किन हटाई और वहाँ पर डोनर की स्किन को इम्प्लांट किया, फिर से इम्प्लांट किया। तो यू विल फाइंड दैट दिस टाइम द स्किन इज रिजेक्टेड विद इन 2 days। 2 दिन में ही वो स्किन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? तो इससे हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट प्राइमरी जो इम्यून रेस्पॉन्स था उस समय जो मेमोरी टी सेल्स बने होंगे, मेमोरी टीसी सेल्स, क्योंकि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो
जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन जो हमने किया था, उस समय जो मेमोरी टीसी सेल्स बने, उन्होंने इस बार 2 दिनों में ही उस स्किन को रिजेक्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि जिस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी में होते हैं, वैसा ही प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी होता है। तो ये हमारा एक और पार्ट कंप्लीट होता है। आई एक्सप्लेन यू अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। याद रखें, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को हम एनेम्नेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक स्टडी करते हैं। बड़ा मज़ेदार है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है और ध्यान से समझना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इज I am going to teach you about active and passive immunity। देखिए, सीखिए, अच्छे से समझेंगे आप, ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। किसी भी चीज़ को आपको इम्यूनोलॉजी में रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बेसिक है, लॉजिक है। तो मान लीजिए कि कोई एंटीजन है, वो एंटीजन एक लिविंग बैक्टीरिया हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हो सकता है, या हमने उसे मार दिया है तो वो एक डेड माइक्रोब हो सकता है, या कोई प्रोटीन भी हो सकती है। तो किसी बैक्टीरिया की प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रोटीन को हम यहाँ पर एंटीजन कंसिडर करेंगे, करते ही हैं बच्चों। What is the definition of antigen? Any foreign particle which enter into the body is antigen। तो अब मैंने यहाँ पे ये 3 तरह के एंटीजन आपके सामने रखे हैं। लिविंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे आता है? लिविंग बैक्टीरिया हो सकता है, यहाँ मैं वायरस भी लिख सकता हूँ। तो कैसे आएगा हमारी बॉडी में? तो नेचुरल इन्फेक्शन से आ सकता है, हमने उसको मार के डेलिबरेटली बॉडी में इंजेक्ट किया हो सकता है, डेड माइक्रोब भी हो सकता है, हमने उसको वीक कर दिया या उसको मार दिया है और मारने के बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, या कोई प्रोटीन भी हो सकती है जो बॉडी में आई है। तो नाउ दीज एंटीजेंस व्हेन एंटर इनटू द बॉडी, क्या होगा बच्चों? द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, करेक्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस है, बस इसी प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो है ना बड़ा सिंपल और सरल कि बाहर से कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाहर से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आए, अब वो आया कैसे उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। वो नेचुरली इन्फेक्शन, आप बस में बैठ के जा रहे हैं, आपके पास ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, कहीं पर भी पास में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका, खांसा, कुछ भी किया, या किसी फूड के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन हमने आपको उसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया है। तो कुल मिला के ये हुआ कि वो हमारी बॉडी में समहाउ एंटर हुआ है, और एंटर होने के बाद हमारी बॉडी में वो जो एंटीजन होगा वो लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होगा, और विद इन नेक्स्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 10 to 17 डेज के बीच हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू करेगी, और इस प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया आपको? इस एक्टिव इम्यूनिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ है? इस एक्टिव इम्यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रोसेस है स्लो है। क्यों स्लो है? कि जैसा कि आपको मैंने बताया 10 to 17 डेज ऑन एन एवरेज लगते हैं। तो दैट मीन्स दिस एक्टिव इम्यूनिटी टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिवनेस, फुल इफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर बच्चों? दूसरा ये है कि इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मज़ेदार, आपको याद रखना है कि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी प्रेजेंट होगी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी प्रेजेंट होगी, तो वो भी डेवलप हो जाएगी, विल ऑल्सो डेवलप, विल ऑल्सो, यहाँ लिख देता हूँ, विल ऑल्सो डेवलप। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस है। एंटीजन बॉडी में आया, बी लिम्फोसाइट से बाइंड होगा, 10-12 दिन में बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर प्रोलिफरेट होंगे, 2 तरह की सेल्स बनाएंगे,
प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू होता है आपकी बॉडी में तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब पॉइंट यह है कि ये जो एंटीजन की एंट्री हुई है आपकी बॉडी में, बेस्ड ऑन दैट एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होगी। तो यहां आ जाते हैं हम। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होगी। एक बार फिर से मैं दो टाइप्स बताऊं, उससे पहले सुन लेना आप। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होगी, एंटीबॉडी बनने में 10 से 17 दिन का समय लगेगा। और दूसरी जो एक खास बात है कि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब प्लाज्मा सेल्स बनेंगे तो प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ मेमोरी बी सेल्स भी बनेंगे। और अगर यही एंटीजन फ्यूचर में वापस आपकी बॉडी में एंटर करेंगे तो इस बार आपका सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा और तेजी से डेवलप होगा। पहली बार हो सकता है इन 8, 10, 12 दिनों में आप हल्के फुल्के बीमार पड़ सकते हैं, सिम्टम्स डेवलप होंगे, लेकिन सेकंड टाइम अगर यही बैक्टीरिया, यही माइक्रोब, यही प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आप किसी तरह के सिम्टम डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है आपको कि जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये वाला, ये बड़ा फास्ट होगा। फाइन, फिर से आ रहा हूं मैं नीचे। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होगी, बेस्ड ऑन किस बेसिस पर बता रहे हैं, हाउ एंटीजन एंटरिंग इन द बॉडी। इस बेसिस पर हाउ एंटीजन इज एंटरिंग इन द बॉडी। तो इसमें पहला हो जाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप बस, ट्रेन या मार्केट में कहीं हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, आपको पता ही नहीं चला, या फूड के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया, और फिर आप हो सकता है 5-7 दिन हल्के फुल्के बीमार भी पड़ेंगे, बट 10-12 दिन में आप इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, 10-12 दिन में आप एंटीबॉडीज बना लेंगे एंड यू विल बिकम इम्यून, यू विल बिकम रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी है इसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, एन infectious organism gaining access into the body, वो आपकी बॉडी में आ गया है, gaining access into the body during a natural infection, फाइन बच्चों, इसे हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव। एक्टिव तो क्यों कहा, क्योंकि 7-8 दिन में आप खुद एंटीबॉडी बना रहे हैं, इसलिए ये एक्टिव है। नेचुरल इसलिए कहा क्योंकि जो पैथोजन है, जो एंटीजन है, उसकी आपकी बॉडी में जो एंट्री हुई है वो नेचुरली हुई है, किसी ने डेलिबरेटली नहीं करी है। आप तो मार्केट में गए और आपको पता ही नहीं, सांस के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी भी तरीके से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, इसलिए हम इसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो हो जाएगा, एक बीच में लाइन बना लेते हैं, दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बच्चों, ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ये वैक्सीनेशन के समय करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन को टिटनस होने का खतरा है फ्यूचर में, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है कुछ ही समय में डॉक्टर टिटनस का वैक्सीन लगाएगा। तो वो क्या करेगा कि जो टिटनस का बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया से एक प्रोटीन बनती है जिसे टॉक्सोइड कहते हैं। तो पूरा नाम है उसका टिटनस टॉक्सोइड। ये टॉक्सोइड क्या है, बैक्टीरिया नहीं है, उस बैक्टीरिया से बनने वाला एक प्रोटीन है, टिटनस टॉक्सोइड। तो हमारी बॉडी में क्या किया जाएगा कि इस टॉक्सोइड को हमने थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई कर लेते हैं हम इसको, और इस टॉक्सोइड को पर्सन की बॉडी में, उस न्यूबॉर्न बेबी जो भी है, इन्फेंट है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। अब ये टॉक्सोइड हार्मलेस है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमने इसको केमिकली मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरल टॉक्सोइड से, उस बैक्टीरिया की प्रोटीन से मिलता जुलता है। जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा हम बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन हम अगले 10-12 दिन में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेंगे। तो हमने बनाया एंटीबॉडी, इसलिए इट इज एक्टिव इम्यूनिटी, फाइन। लेकिन ये आर्टिफिशियल एक्टिव है क्योंकि जो एंटीजन है उसकी एंट्री जो आपकी बॉडी में हुई है वो आर्टिफिशियली हुई है, नेचुरली उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो इस तरह का जो इम्यूनिटी फिर हम डेवलप करते हैं उसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ओके बच्चों, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इंजेक्टिंग एन एंटीजन और माइक्रोब को भी इंजेक्ट करते हैं कई बार, लेकिन वो वीक कर देते हैं उसको,
उसकी रोग डिजीज़ डेवलप करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इंजेक्टिंग एन एंटीजन और माइक्रोब डेलिबरेटली, तो ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है नेचुरल इन्फेक्शन, सॉरी, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वो नेचुरल इन्फेक्शन है। यहाँ जो एंट्री हो रही है वो डेलिबरेटली हो रही है ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब बच्चों वैक्सीनेशन। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा वैक्सीनेशन तो आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, आपको ध्यान रहे, आप किसी चीज़ को भूलें नहीं। इन मैनी ऑफ द वैक्सीनेशन जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हम करते क्या है, जो वीक डेड बैक्टीरिया होते हैं या उनका कोई प्रोटीन होता है उसे इंजेक्ट कर देते हैं और उससे हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगी। और फ्यूचर में जब लाइव बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो जो हमारे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं और या उस समय के जो हमारी मेमोरी सेल्स हैं वो इमीडिएटली एक्टिवेट होकर नए एंटीबॉडीज बनाएगी और उस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से रोक देगी और हमें डिजीज नहीं होगी। तो लेट मी राइट इट। In many of the vaccination, weak, dead और एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब वीक ही होता है बच्चों, हमने उसकी डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी उसको खत्म कर दिया है। एटीन्यूएटेड पैथोजेंस आर इंजेक्टेड इन द बॉडी विच do not cause disease, but the host will produce antibodies. The host will produce antibodies against antigen, or these antibodies will protect the person from subsequent infection with the same but harmful पैथोजन। वही जब हार्मफुल ओरिजिनल पैथोजन फ्यूचर में वापस आएगा तो जो पहले एंटीबॉडी बना है वो एंटीबॉडी इस समय यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरह से दो तरह की एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई और दूसरी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों ही केसेस में ध्यान से सुन लेना, दोनों ही केसेस में बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी। फ़र्क इतना है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में पैथोजन की जो एंट्री होगी, एंटीजन की जो एंट्री होगी वो नेचुरली हो जाएगी, और जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन की एंट्री नेचुरल नहीं होगी बल्कि डेलिबरेटली कराई जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, और मैंने पूरा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल भी समझाया। वैसे मैं आपको वैक्सीनेशन और आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन एक अलग से टॉपिक है। अब हम बात करते हैं बच्चों पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ऊपर आते हैं, हमारा टाइटल क्या था बच्चों? टाइटल है हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा का पूरा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। ये बड़ा सिंपल है बच्चों, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। पैसिव इम्यूनिटी में पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी, पर्सन विल डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट एन एंटीजन। पर इस बार ये होगा कि एंटीबॉडी वो खुद नहीं बनाएगा बल्कि रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन। सिंपल, समझ में आया? मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में ये होगा कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ या उन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड या इंट्रोड्यूस्ड, लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बढ़िया वर्ड है, इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन। तो उसने खुद ने एंटीबॉडी नहीं बनाया बल्कि हमने उसकी बॉडी में एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बाहर से डाले हैं। द पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी।
क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी आ गए, तो अब उसके पास उस एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी भी आ गई, और इस तरह की जो इम्यूनिटी होगी इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अब पैसिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, इसके भी दो कैरेक्टर हो गए। जिस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी के बताया मैंने, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ये बताया पहला कैरेक्टर कि ये स्लो है और इम्यूनिटी डेवलप होने में, एंटीबॉडीज़ बनने में 10 से 17 दिन मिनिमम लग सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी टू एक्टिव इम्यूनिटी, जो पैसिव इम्यूनिटी होगी ये फास्ट होगी। फास्ट कैसे होगी? द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी इन द बॉडी, उसके पास इम्यूनिटी डेवलप हो गई। द मोमेंट एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड, बाहर से आपने डाला एंटीबॉडी उसकी बॉडी में, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन, द पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी। बस ये ध्यान रखना है आपको, उसने खुद ने एंटीबॉडी नहीं बनाए, बाहर से बनाए दिए हैं। तो एक तो ये फास्ट होती है। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह के आपके बी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन तो हुआ ही नहीं, इसमें एंटीजन तो आया ही नहीं आपकी बॉडी में, आपने रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दी है, तो किसी तरह का बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन नहीं होगा और देयर विल बी नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होगी। तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लो किसी पर्सन को सांप ने काटा। अब सांप का जो जहर होगा, स्नेक का जो टॉक्सिन होगा, ध्यान दें इधर, स्नेक का जो टॉक्सिन होगा या जो जहर होगा या उसका जो वेनम है, वो यहाँ पे आपका एंटीजन है। अब ये एंटीजन जहर तो बॉडी में जाते ही उस पर्सन को बीमार करेगा, उसके हार्ट पर, उसके नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स के साथ बाइंड हो, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और एंटीबॉडीज बनाएंगे। उसमें जैसा कि अभी आपको बताया 10 to 17 डेज लगेंगे। मीनवाइल तो वो तो दूसरे पहले ही दिन 5, 7, 8, 10 घंटे में उसकी डेथ हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे केसेस में हमें जो है इमीडिएट इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो पर्सन जल्दी से डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसको स्नेक का जो वेनम है, उसका जो जहर है, उसके अगेंस्ट में रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करेगा वो, और वो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है बॉडी में जहां कहीं पर भी स्नेक का जो वेनम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरह से सांप का जहर अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होगी उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। याद रखें, पैसिव इम्यूनिटी में हम पर्सन खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगा बल्कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं, उसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप होंगे। पैसिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस किए गए। तो पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह की होगी, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शायद आपको याद आएगा, आप जरा सोचो तो रिकॉल कर पाओगे, बट एनीवे मैं बता देता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया कि मदर की बॉडी के जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की बॉडी में जाते हैं, वो फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो फीटस की बॉडी में जो एंटीबॉडीज गए वो फीटस ने थोड़ी बनाए, वो उसकी मदर के एंटीबॉडीज हैं, तो वो रेडीमेड एंटीबॉडी हो गए, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हो गए जो मदर ने बनाए और उस फीटस की बॉडी में एंटर कर रहे हैं और इस तरह से उस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है एंटीबॉडी का प्लेसेंटा से क्रॉस करके जाना नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हम इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? आईजीजी, सॉरी ऐसे लिखें, मैटरनल एंटीबॉडी, मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी एंटर इनटू द बॉडी ऑफ fetus थ्रू प्लेसेंटा। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया ये आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का हो गया। और दूसरा, जन्म के बाद जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, तो उस दूध में जो IgA एंटीबॉडी है वो भी रेडीमेड है और वो बच्चे की बॉडी में जा रहे हैं और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज, और माँ का जो बच्चे को दूध पिलाने का प्रोसेस है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, मैमल में ये प्रोसेस नेचुरल है, और उस दूध में जो IgA एंटीबॉडी है वो भी नेचुरली प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस, इस तरह का ये जो दूसरा एग्जाम्पल हो गया, अगेन इट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क which protect
न्यूबॉर्न। आया समझ में आपको? दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव क्यों है? क्योंकि एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं वो फीटस ने नहीं बनाए हैं, उस पर्सन ने नहीं बनाए, बल्कि रेडीमेड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए हैं। ओके, दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का, इसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल मतलब हम डेलिबरेटली एंटीबॉडीज इंजेक्ट करेंगे। और इसका एग्जांपल भी अभी अभी मैंने आपको बताया, जो स्नेक एंटीवेनम है, स्नेक एंटीवेनम, कि जिस तरह से अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट करता है और वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो डॉक्टर उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ artificial passive immunity, snake antivenom which is injected into the body of a person who is the victim of, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, who is the victim of स्नेक बाइट। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा, डॉक्टर ये रेडीमेड एंटीबॉडी लाएगा कहाँ से? उसके पास कोई पेशेंट आया तो बनाने तो नहीं बैठेगा, उसके पास कहाँ से आए? तो बच्चों हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से एक मेन इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बॉम्बे में है ये। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कई सारे जो मैमल्स हैं, पर्टिकुलरली हॉर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हॉर्स की बॉडी काफ़ी बड़ी है और उसके बॉडी में जो ब्लड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो करते क्या है कि जो अलग अलग तरह के सांप होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स है, कोबरा हो गया, क्रेत हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो एक और वाइपर हो गया, इंडिया में जो कॉमन स्नैक है, पॉइजनस स्नैक जितने भी हैं, उन सभी के वेनम को, उनके सभी के जहर को हम इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। क्वांटिटी कम रखते हैं ताकि वो हॉर्स मरे नहीं। तो हम पहली बार जब उसकी बॉडी में वो जहर इंजेक्ट करेंगे तो हॉर्स की बॉडी में एक प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा, और वो जितनी भी तरह के जहर हैं, जितनी भी तरह के जो पॉइजन आपने डाले, उन सब के अगेंस्ट में अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बन जाएंगे। फाइन, वो हो सकता है उसकी जो थोड़ा बहुत बीमार हो जाए हॉर्स घोड़ा, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि हमने क्वांटिटी जो रखी है पॉइजन की, वेनम की, वो कम रखी है। उसके बाद हम 2 महीने 3 महीने का वेट करेंगे, और 2-3 महीने बाद उसी जो हमारा जो जहर था उसको फिर से उस हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और इस बार क्वांटिटी जो डोज होगी वो थोड़ी बढ़ा देंगे। पर इस बार भी हॉर्स मरेगा नहीं, क्योंकि पिछली बार के जो एंटीबॉडीज हैं वो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और क्योंकि आपने सेकंड टाइम इम्यूनाइजेशन किया है हॉर्स का, दूसरी बार उसकी बॉडी में आप एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हो, तो इस बार जो इम्यून रेस्पॉन्स आएगा हॉर्स की बॉडी में वो इमीडिएटली आएगा और हाइटन्ड इंटेंसिटी का आएगा। तो एकदम से उसकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनने लगेंगे अगेंस्ट द स्नेक वेनम। फिर हम क्या करेंगे, 7-8-10 दिन का वेट करेंगे ताकि उसकी बॉडी में अच्छे से खूब सारे एंटीबॉडीज बन जाए, और उसका जो ब्लड होगा उसको हम बाहर कलेक्ट करेंगे। समथिंग 5 लीटर ब्लड को हम बाहर निकालते हैं, और उस ब्लड में से हमको न तो WBC चाहिए, न RBC चाहिए, न उसके प्लेटलेट चाहिए हमें हॉर्स के, हमें तो उसके प्लाज्मा में, उसके सीरम में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चाहिए। तो हम उसका सीरम अलग कर लेते हैं, उसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं वो वापस हॉर्स की बॉडी में रिटर्न कर दिए जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास स्नेक का एंटी वेनम तैयार हो जाता है। फिर इन वेनम को, एंटी वेनम को हम प्यूरीफाई करके उनको इंजेक्शन में भर के सप्लाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कभी भी किसी पर्सन, किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा तो अब क्या होता है ना कि जैसे किसी बंदे को सांप ने काटा, वो डॉक्टर के पास गया, तो अब डॉक्टर को क्या पता लगेगा? वो ये थोड़ी बताएगा बंदा कि मेरे को कोबरा ने काटा है या करेत ने या वाइपर ने। तो हमको तो ऐसे एंटीबॉडी चाहिए। हमने बनाई भी वही वाले एंटीबॉडी बेटा, जो मिक्स्ड एंटीबॉडीज है, वो सभी तरह के जहर में काम करेंगे। अलग अलग तरह के एंटीबॉडी का मिक्सचर होगा। डॉक्टर जैसे ही पता चला कि हाँ भाई इसको सांप ने काटा है, तो वो इंजेक्शन लगाएगा, और जो भी सांप ने उसको काटा होगा, जो भी जहर उसकी बॉडी में होगा, कोई ना कोई एंटीबॉडी उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और इस तरह से वो पर्सन बच जाएगा। तो इमीडिएटली इम्यूनिटी डेवलप हो गई उस पर्सन की बॉडी में। पर ये इम्यूनिटी पर्सन ने डेवलप नहीं की है, हमने बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी डाला है। तो इसलिए हम इसको एक्टिव इम्यूनिटी नहीं कह के पैसिव कहेंगे, और इसमें भी आर्टिफिशियल इसलिए कहेंगे कि वो एंटीबॉडी डॉक्टर के द्वारा डाले गए, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ATS, एंटी
टिटेनस सीरम। सुनना बच्चों, ध्यान से सीखना इसको। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कई बार आपने टिटेनस का टीका तो जरूर लगाया होगा, टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं। समझे आप कि टिटेनस का इंजेक्शन और उसका वैक्सीन क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम का आपका एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसे हम टिटेनस टॉक्सोइड कहते हैं। टिटेनस टॉक्सोइड क्या चीज़ है ये एक तरह की प्रोटीन है। किसकी प्रोटीन है? तो मैं लिख लेता हूँ, ये एक तरह की बैक्टीरियल प्रोटीन है। बैक्टीरिया की ये प्रोटीन है टिटेनस टॉक्सोइड। तो जैसे ही कोई न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा जन्म लिया है, तो जन्म लेते ही हम क्या करते हैं कि ये जो टीटी है यानी कि जो टिटेनस टॉक्सोइड है, ये उस न्यूबॉर्न जो होते हैं बच्चे, उनकी बॉडी में हम इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो टीटी है इसको हम केमिकली मॉडिफाई करके रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा उस बच्चे को। केमिकली मॉडिफाई है। अब वो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड, एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड। अब ये एंटीबॉडी किसने बनाए? ये उसने खुद ने बनाए बच्चों। और ये जो टिटेनस का टॉक्सोइड है, ऐसा अर्ली लाइफ में, जन्म के कुछ बाद के शुरू के जो कुछ महीने हैं उसमें 5 बार ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये आपका टिटेनस का वैक्सीन है बच्चों। और यहाँ क्योंकि वो 5 बार लगाने से क्या होगा, हर बार जो एंटीबॉडीज बनेंगे ना वो ज़्यादा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी के बाद क्वार्टरनरी, तो हर बार जितनी बार एंटीजन आप डालोगे बॉडी में उतने ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स, उतने ज़्यादा मेमोरी सेल्स और उतने ही ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे और वो फिर लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रहेंगे। तो इस तरह से 5 बार ये प्रोसेस जो है ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ आफ्टर बर्थ, अर्ली मंथ्स आफ्टर बर्थ ये इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे उसको। फाइन, गुड। इस तरह की जो इम्यूनिटी यहाँ आपको डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बच्चा खुद एंटीबॉडी बना रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ, ये नेचुरल नहीं होगा, आपने दिया है तो ये आर्टिफिशियल होगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये एक्टिव इम्यूनिटी है। अब मान लीजिए कि हमारे बचपन में ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, हमें बचपन में कभी किसी ने ये 5 टीके लगवाए ही नहीं। गांव में कई बार ऐसा होता है, नहीं लगवाते वैक्सीनेशन, डॉक्टर एक बार लगा दिया और बोला डॉक्टर ने कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस लेके आना, आप लेके ही नहीं गया उसके पिताजी, और ये ऐसा तो नेचुरल है। इंडिया जैसी कंट्री में तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में अब मान लो वो बच्चा जो है 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, और एक दिन खेलते हुए मिट्टी में गिर पड़ा, उसको चोट लग गई, ओपन वुंड है, बड़ा सा उसको लग गई है, और हो सकता है किसी रस्टेड आयरन भी हो सकता है, जो जंग लगा हुआ लोहा होता है उससे उसको चोट लग गई। तो यहाँ पर क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और अब उसको टिटेनस होने की पॉसिबिलिटी। तो अब अगर वो दौड़ा डॉक्टर के पास गया, पूरा पाँव छिला हुआ, एक बड़ा सा ओपन वुंड है वहाँ, और इस केस में डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ये उसको टीटी अगर देना शुरू करता है, टिटेनस वैक्सीन देना शुरू करता है, तो इस टिटेनस वैक्सीन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होने में तो 8 से 10 दिन, 10-12 दिन लगेंगे, और मीनवाइल वो जो बैक्टीरिया है वो टिटेनस से उसको मार देगा, उस बेबी को, उस बच्चे को जो भी है वहाँ पर। तो ऐसे में हमारे पास टिटेनस का एक दूसरा इंजेक्शन है। नाउ दिस इज नॉट वैक्सीन, इसको बोल देते हैं वैक्सीन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज दिस इज ATS, एंटी टिटेनस सीरम। इसमें हम अब क्या करेंगे, उसको रेडीमेड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। तो इट इज नॉट टिटेनस, इसमें हम उस बैक्टीरिया की प्रोटीन इंजेक्ट नहीं करने वाले। इन द केस ऑफ ATS, रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड। तो उससे ये फायदा होगा कि इसमें जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो इमीडिएटली डेवलप हो जाएगी। जैसे आपने इंजेक्शन लगाया और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ गए, और बैक्टीरिया जहां कहीं पर भी आपकी बॉडी में होगा एंटीबॉडीज उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन फॉर टिटेनस। आप बच्चों याद रखना, एक टिटेनस का वैक्सीन होता है जिसे हम टिटेनस वैक्सीन कहते हैं, उसमें हम टिटेनस की प्रोटीन जो होगी उसका एक टॉक्सोइड होता है, उसको इंजेक्ट करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनवाते हैं।
और दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ ये जो एटीएस होता है, एंटी टिटेनस सीरम, जो कि नॉर्मली हम टिटनस का इंजेक्शन लगा, आपको कहीं लोहे से चोट लग गई, गिर गए, बाइक से गिर गए, कुछ भी हो गया, आप डॉक्टर के पास जाओ, अब डॉक्टर आपसे पूछे कि आपको बचपन में टिटनस का वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, आपको याद भी नहीं है, हो सकता है आपके लगाए हुए होंगे, लेकिन डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेगा, इमीडिएटली वो बोलेगा कि चलो आपको एटीएस लगा देते हैं, एंटी टिटेनस सीरम लगा देते हैं। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी डेवलप्ड हो, लेकिन उस समय उस डॉक्टर को क्या पता, तो वो आपको पहले एटीएस लगा देगा, जिसमें रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट द बैक्टीरिया, और वो आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस केस में ये जो एग्जांपल अब यहाँ पर हुआ आपका, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल की आर्टिफिशियल, ओबियसली बच्चों इट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, देयर वुड बी सो मेनी एग्जाम्पल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, एग्जाम्पल में, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन बॉडी में आएगा और आप एंटीबॉडीज बनाएंगे। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो स्नेक एंटीवेनम का केस है और ये जो एटीएस एंटी टिटेनस सीरम जो हमें बॉडी में लगाया जाता है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और मैटरनल आईजीजी जो माँ के बॉडी से, मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएंगे, वो ऑब्वियसली नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गया, नेचुरल प्रोसेस है। और जो जन्म के बाद कोलेस्ट्रम जो दूध होता है उसमें जो आईजीए एंटीबॉडी होंगे, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो बच्चों आज हमने इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें।